हिंद, मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, आज से मैं आपको घटना चक्र कराने जा रही हूँ 2025 की। जो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, यानी इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए होंगे। और आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो जिसमें पॉलिटी आ रही है तो आप उसके लिए समझ लीजिए ये घटना चक्र कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक समझाया भी गया है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, कंपनी के शासन हेतु अधिनियम। कुछ अधिनियम पारित करे थे ब्रिटिश कंपनी ने। और जैसे कि इसमें दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ब्रिटिश संसदीय अधिनियम यानी 1773 से 1853 तक, और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ब्रिटिश ताज लागू हुआ था और आज़ादी तक यानी 1947 तक ये क्या है, ब्रिटिश ताज है। तो इन दोनों को अलग अलग करके समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1757 से 1853 तक का, यानी सबसे पहला 1757 का है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि इसमें क्या किया गया था, बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का था। और सबसे पहले जो इनके वाइसराय थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। उस टाइम वाइसराय नहीं, गवर्नर जनरल होता था। जो जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तथा इनकी सहायता के लिए बनाए गए फ्रांसिस, क्लेविंग, मानसन और वारवेल। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, और इसी के तहत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधिक्षरण भी करना था। तो अब देख लेते हैं, इसी जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, किस एक्ट के थ्रू की गई। तो ये जो आता है 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो ये क्या था, हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा रिव्यू दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट का, जो 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण जिसमें कर दिया गया था। इसमें एक्ट में क्या था, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ये किस में आया, पिट्स इंडिया एक्ट में आया, जो कि 1784 में आया। फिर इसके बाद आया 1786 के अधिनियम के द्वारा जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये इसके बाद हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या था, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसमें दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का पाबंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन तथा जो चाय का व्यापार था, चीन के साथ जो चाय का व्यापार चल रहा था, उसको ऐसे ही रहने दिया गया था। इसके बाद इसमें दिया गया है 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, जो सबसे पहला 73 का एक्ट था, उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये 1833 में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और इसमें करा गया, इस चार्टर में एक धारा 87 के अनुसार कहा गया, भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। आगे इसमें दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्यों को ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य या चौथा सदस्य जिसे बोलते हैं को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के लिए किसको शामिल किया गया, तो मैकाले को क्या है शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपना भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इसमें दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट। ये जो एक्ट मैंने अभी आपको बताया इस किताब में दिए गए बहुत छोटे छोटे लेवल पे हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक्स है उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छे से और ब्रॉड रूप से समझाया गया है। अभी तो हम सिर्फ घटना चक्र कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिव्यू मैंने आपको दिया जो किताब में दिया गया था। बाकी मेन फोकस हमारा इसमें जो दिए गए क्वेश्चन आंसर हैं उन पे रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? देखिए सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहला टॉपिक ये दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 में दिया गया था, जो कि 74 में इसकी स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है और ये घटना चक्र में वही क्वेश्चन होते हैं, सबको ही पता है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो फिर ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ा है तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब ये 4th नंबर क्वेश्चन आ गया, 2nd नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, दिस साइड। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए इसमें क्या है? अभी हमने सिर्फ एक लाइनर क्वेश्चन देखा था और अभी के स्टेटमेंट के रूप में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं और सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम चीज़ है। उसको किस तरह से आपको ये भी समझना है कि एक ही टॉपिक को किस तरह से कितने तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। घटना चक्र ये बहुत अच्छी इसकी जो विशेषता है ये बताती है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा। फिर इसमें क्या है, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश नहीं थे। तो इसका केवल एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी ये आंसर जो है इसका ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीआरओ एआरओ प्री री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया और विभिन्न एग्जामों में भी ये पूछा गया क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए हैं ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की अनुमति। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पढ़ी, किस एक्ट के तहत हुई? 1773। तो देखते हैं बी का ए किस किस में है, तो बी का ए सिर्फ एक में। हम इससे भी हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, यानी बी जो ऑप्शन है इसमें बी का ए दिया गया, बाकी किसी में बी का ए नहीं दिया गया। तो सिर्फ एक से भी हमने क्वेश्चन को सही निकाल लिया। लेकिन अगर कई बार होता है कि एक से ज़्यादा सही इसमें दिखाते हैं तो हमको देखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में हुई थी उसके तहत हुई थी। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में मिली। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में मिली थी। तो देखिए ये इसका ऑप्शन क्या है? बी
जो है वो ठीक हो जाएगा। नीचे समझाया भी गया है कैप्शन में। ये सबसे बड़ी खासियत है घटना चक्र की कि आपको आंसर देने के बाद नीचे समझाया जाता है। देखिए, नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 7073 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जैसा कि अभी देखा, और चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1813 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए अब इसका हम 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो ये आपको बताना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब नीचे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये IAS प्री एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है कि 1813 का चार्टर एक्ट एंड दिया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो क्या है, इन तीनों के तहत ये अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें नीचे समझाया गया, देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैविडिश बेंटिक 1828-1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ये इस तरह से कैप्शन में इसको समझा दिया गया है। 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। घटना चक्र का, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अभी जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करी थी उसमें पढ़ाया था कि इस किस अधिनियम के तहत सिर्फ भारत चीन के साथ व्यापार करने के लिए छोड़ दिया गया, बाकी सब पे एकाधिकार कर लिया गया। तो ये कौन सा एक्ट था? 1813 का चार्टर अधिनियम था जिसके तहत क्या था, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलिए 5 क्वेश्चन हम यानी कर चुके हैं। इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, फिर हमें बताना है इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट क्या है सही है। ये IAS प्री 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ समाप्त कर दिया गया। ये किस एक्ट की बात हो रही है? 1813 की। इस सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया एंड भारत का राजस्व में ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया था। तो इससे क्या हुआ था, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो इसको हम कैप्शन में भी जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी अधिकार समाप्त कर दिए। चीन और चाय का जो जैसा व्यापार चल रहा था वैसा चलता रहा। साथ ही एक एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी कर दिया गया।
इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, जैसे कि भी बताया था, और ये तीसरा सही नहीं है क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लिया गया। अब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो क्या था? चार्टर एक्ट 1833 में क्या भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए बनाया गया। इसको कैप्शन में जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा उसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। चलिए अब देख लेते हैं ये हमारा जो अभी हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1858 तक का। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित 2 अधिनियम थे जो 1857 की क्रांति के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 लागू कर दिया गया था, जो कि आज़ादी तक चला 1947 तक। इसमें क्या था? 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले क्या था? गवर्नर जनरल कहा जाता था। 1858 के बाद वायसराय पद दे दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन में कि कौन सा प्रथम वायसराय और कौन सा प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किसके तहत दे दिया गया? 1892 के तहत दे दिया गया अधिनियम, जो 1892 में आया। ये क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और मतदान नहीं कर सकते थे। सम्मति अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत परिषद अधिनियम 1909 का हम पढ़ लेते हैं, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के अधिकार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए किस एक्ट में कहा गया? तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 में जो हुआ था उसमें कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1919
को देख लेते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। जो 1909 का था उसे मार्ली मिंटो कहा गया, और ये जो 1919 का था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी प्रत्यक्ष, तो ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई। पहली बार, कहीं भी अगर शब्द पहली बार आता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन भी बनता है, ये आता भी है कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किसके तहत की गई, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में दैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो कई बार पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, जिसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अब हम पढ़ लेते हैं 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ हमको आज़ादी मिल गई। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद किया। दोनों क्यों बोला, क्योंकि विभाजन किया गया था यहाँ पे, एक पाकिस्तान और भारत यहाँ पे बना था, तो दोनों में क्या डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो घटना चक्र में दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो अभी हमने पढ़ा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या करा गया था, बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें कैप्शन में दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, माइंड में जो है रिकॉल आ जाएगा कि क्या था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। याद रखना, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि यूपीपीसीएसपीडी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो अभी मैंने सांप्रदायिक वाला स्पेशली बोल के भी बताया था, जिसे बोलते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। तो इसका कैप्शन में दिया गया, उसको देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो ये करी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसमें
इसके कैप्शन वाला देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मेरिस गेवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण ये क्या है, 1919 वाला जो है ठीक हो जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या था, 1935। संघीय, अभी हमने पढ़ा था, संघीय न्यायालय की स्थापना किसमें की गई थी, 1935 में करी गई थी। तो यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो अभी जैसे हमने पढ़ा किस वर्ष में करा गया था, जो करा गया था 1 अक्टूबर 1937 को, और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इसमें पूछा गया किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो हो गया 1937। अगर ये पूछा जाता किस अधिनियम के तहत, तो ये 1935 यानी ए ऑप्शन ठीक हो जाता है। इसमें वर्ष पूछा गया है तो 1937 यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, तो ये करा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों पर 2 भागों में बांटा गया, जिसे आरक्षित और हस्तांतरित विषय कहा गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। तो किस अधिनियम, जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था किस वर्ष में की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1937। किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, तो देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था इसके तहत नहीं, वो 1909 में करी गई थी। तो इसका और ये पूछा जा रहा है 1919 के लिए, तो इसके 1 और 3 यानी सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। कैप्शन में जो दिया गया ये देखिए, प्री आईएएस का जो प्री हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा गया। इस अधिनियम के तहत राज्यों में डोयल यानी द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित जो विषय थे वो उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय में प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसने सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों व एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। तो ये हमने अभी 7 नंबर का क्वेश्चन देखा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत करी गई थी। जैसे कि अभी हमने देखते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित एवं स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कैप्शन वाला देख लेते हैं, ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है।
1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से केवल 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 पदों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी सदस्य होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 फिर 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 104 जिसमें निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार ने मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में इसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल किया गया। 9 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लिया, जिसे बोलते हैं इसका 1919 एक्ट, यानी सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। अभी जैसे कि हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। एंड सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। और देखते हैं फिर इसमें किया गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है सही है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं था, तो यहाँ ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये IAS प्री एग्ज़ाम 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें केवल सेकंड ऑफ स्टेटमेंट ठीक होगा, यानी केवल 2 जो है ठीक हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सिविल सेवा के लिए UPRO प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएंगे, यानी A और B दोनों सही है, तो C ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। इसका कैप्शन हम पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। जो आज IAS की परीक्षा होती है उसकी बात हो रही, इसे ICS बोलते हैं। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई थी, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कमी होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको देख लेते हैं, इसके देख लिया भी हमने। और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधान सभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ। तो इसको हम देखते हैं, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें दिया गया है केंद्रीय विधान सभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो इसमें दिया गया है यानी C ऑप्शन जो है, जो इसके A और C ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे। जैसे प्रश्नगत वर्षों में दिए गए 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो ये RAS RTS का जो प्री एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था।
14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो 1945 में किया गया। ये देखिए MPPCS प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि क्या, अगर आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन नहीं किए तो कुछ समय बाद क्या है, आप उसको रिकॉल नहीं हो पाता, भूलने लगते हैं। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो क्वेश्चन देखते ही आपको रिकॉल आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा और इसका ये आंसर होगा। तो ये घटना चक्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी टॉपिक किसी भी किताब से पढ़ते हैं और घटना चक्र से उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि घटना चक्र में सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्या है? ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद, भारतीय जो संविधान उसके अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। MPPCS प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। कैप्शन में इसका जो दिया गया वो पढ़ लेते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 भी करा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना का आधारित है? तो ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। कैप्शन में जो दिया गया वो देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं था, ये बताना है। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, था या नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं और कई बार हमको अगर वो टॉपिक आता है तो हम क्वेश्चन को इतनी अच्छे से नहीं पढ़ते तो हमारा क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे हमने तो पढ़ा था, हमारा आंसर कैसे गलत हो गया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या गया, चलिए इसके पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम में भारतीय अखिल महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये गलत है। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही। इसने प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका ये सही नहीं है। तो ये RAS RTS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। इतनी देर से हम 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं तो ये आंसर तो आपने खुद ही लगा ही लिया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये किसके तहत शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था।
ये जो कि UPPCS मेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी, किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए UPPCS मेंस और IAS प्री, UPPCS मेंस 2008 और IAS प्री 2018 में पूछा गया ये सेम क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो क्या है, देश के लिए लिखित संविधान नहीं, 1935 में नहीं दिया गया। बाकी विधानमंडल की निर्वाचन जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया गया। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली एंड इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं। क्या है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। देखिए कैप्शन में जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में दैत्य शासन की स्थापना, प्रांतों में दैत्य शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये 1935 के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? अभी हमने उसमें पढ़ा था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ब्रिटिश भारत से बर्मा क्या अलग हुआ था। ये UPPCS मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हमने ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान का जो निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।